कंप्लीट राइड विद राफिया असलम और मैं आज फिर लाहौर में मौजूद हूँ और आज हम वंस अगैन वी कैन एक्सप्लोर अंदरून लाहौर। स्पेसिफिकली मैं जाऊँगी जहांगीर स्टॉम पे और हम सिर्फ जहांगीर के मकबरे पर नहीं जाएंगे आज, बल्कि हम आज जाएंगे नूरजहां के मकबरे पर भी। एंड देयर आर द फ्यू प्लेसेस वेयर वी गोना गो। सो यू नो वी बीन गोइंग अराउंड प्लेसेस इन लाहौर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। मैं काफ़ी अर्से सिर्फ लाहौर को एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैंने कहा था कि चले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। बट चूँकि अभी मैंने आपको लाहौर काफ़ी डिटेल में दिखा दिया, हमारी हिस्टोरिकल जगह हो गई, हमारा बाकी का लाहौर हो गया, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको दिखा दिया है। सो दिस टाइम वंस अगैन टू गो टू द फार ऑफ प्लेसेस और मैं सोच रही हूँ कि दोस्तों को जो प्लान करें एंड वी वर्किंग ऑन इट। इनफैक्ट मैंने इस पर काफ़ी हद तक काम कर भी लिया है। यू नो आई हैव डन माई होटल बुकिंग्स एंड ऑल, चूँकि ये थोड़ी सी वो चीज़ें जो कि प्री प्लानिंग में आती हैं, अदरवाइज एंड टाइम पे आपको होटल्स का और इन सारी चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम होता है। इट्स ऑलवेज वेरी प्रॉब्लमैटिक अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं की होती। सो होटल बुकिंग तो आई हैव डन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओवर देयर एज वेल जो कि भी करनी है। बट आई हैव डन अ मेजर थिंग, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो दो चीज़ें मेजर होती हैं। एक तो होता है खाने का बहुत मसला होता है और इसके साथ साथ आपने रुकना कहाँ है, ये जो है ये भी हमेशा एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसका हाल ये होता है कि आप प्री बुकिंग कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है, जैसे हम चित्राल भी गए थे तो उन दिनों में क्या था कि उनका फेस्टिवल था, चित्राल में कैलाश का फेस्टिवल था, चिलम जोशी फेस्टिवल। तो क्या हुआ था कि हमें कहीं पे भी जगह ही नहीं मिल रही थी रुकने के लिए, रहने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे भाई जो है ना सबक लिया कि नहीं, यू हैव टू डू द प्री बुकिंग। तो उसके लिए आई हैव डन माई प्री बुकिंग और उसमें मेरी जो मेजर हेल्प की है ना, दैट इज़ एक्चुअली बीन डन बाय जैज़ मुसाफिर। क्योंकि जैज़ मुसाफिर जब से मैंने शुरू किया है ना उसको इस्तेमाल करना, उसने मेजरली जो है उसने खासतौर पे होटल बुकिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि आप जो एयर टिकट्स है वो बुक करा सकते हैं, एयरप्लेन टिकट्स हो गई। फिर उसके अलावा अगर आपको वहाँ पे कोई कार वगैरह रेंट पे चाहिए आप वो भी कर सकते हैं। बट चूँकि आई गो ऑन बाइक तो मेरा जो मेजर काम होता है वो होटल की बुकिंग का होता है, जो मैं जैज़ मुसाफिर के थ्रू करी होती हूँ। तो बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे तो इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करने का फ़ायदा हुआ है। तो यू गाइस कुड सी कि आप इसमें से क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने अगर कोई ट्रिप प्लान करना है तो आप आई रिकमेंड 100% कि आप जो जैज़ मुसाफिर एप्लीकेशन है उसको लास्ट में इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करेगी आपके ट्रिप में। और दूसरा बात करी थी खाने का मसला होता है, तो खाने के लिए व्हाट यू गाइस आर सपोज्ड टू डू कि अपने साथ अपने नट्स वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर कह लें कुछ स्नैक्स वगैरह लाजमी रखा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह भी आ जाती है जहाँ पे यू नो कि आपको जगह नहीं मिलती है कोई ऐसी जहाँ पे आप रुक के खाना खा सकें, या कुछ ऐसी फार ऑफ प्लेसेस होती हैं जहाँ पे यू गाइस शुड नो कि कुछ खाने के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए इट्स बेस्ट टू हैव सम नट्स एंड अदर स्टफ विद यू एज वेल। खैर मैं पहुँच गई हूँ अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, बस अभी मैं आगे बाइक पार्क करने लगी हूँ और फिर आपको मैं अंदर। शाहदरा के इलाके में मुगलिया जाहो जलाल की कहानी सुनाता ये मकबरा अजीम मुगल बादशाह जहांगीर की आखिरी आरामगाह है। मकबरा जहांगीर की इमारत आज भी जाहो जलाल और शान शौकत का एक अजीम नमूना है। मैं इस वक्त मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान सलीम के मकबरे में मौजूद हूँ और ये जो मकबरा है मकबरा जहांगीर के तौर पे मशहूर है। और मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान सलीम जो हैं शहज़ादा सलीम भी कहलाते हैं और इनकी पैदाइश अकबर आज़म के यहाँ 1569 में हुई और इनकी वफ़ात जो है वो 1627 में हुई। और बेसिकली इन्होंने 1605 में जब इनके वालिद साहब की डेथ हो गई उसके 8 रोज़ के बाद इन्होंने अपनी सल्तनत का इक़्तिदार संभाला। तो ये उसकी एंट्री है और आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत और सिमेट्रिकल इसकी एंट्री है। तो सभी अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको पूरा जो मज़ार है वो डिटेल में दिखाती हूँ। ये आता जो है ये पूरा एरिया जिसमें मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ ये अकबरी सराय कहलाता है और
इसके मिड में पार्क सा बना हुआ और इसके चारों तरफ जो है वो कमरे मौजूद है और हर कमरे के आगे बरामदा बना हुआ और उसके बाद ये गुजरने की जगह बनी हुई है। सो बेसिकली उस दौर में इन तमाम कमरों को मेहमान खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और अभी है कि उसके बाद फिर जब सिख का दौर आया तो सिख राज में क्या होता था कि बेसिकली इसको आर्मी हेडक्वार्टर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया और आर्मी की जितनी भी ट्रेनिंग थी वो भी यहाँ पर होती थी। जहांगीर इल्म अदब से मोहब्बत करने वाले और ज़िंदा दिल हुक्मरान थे। उन्होंने अपने 22 साला दौरे हुकूमत में बहुत बेहतरीन और बहुत काबिल रश्क इस्लाहात की। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा तामीराती काम भी किया, उसके साथ साथ बहुत सारा उन्होंने इल्मी काम भी किया और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे उस दौर में ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जहाँ पे लोगों का फ्री इलाज भी किया जाता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने महल के बाहर एक जंजीर लगवाई जिसको जंजीर अदल कहा जाता था और वो जंजीर जो थी वो हर तरह के शख्स के लिए थी, हर आम शख्स के लिए भी थी कि जिसको भी इंसाफ चाहिए होता था वो जंजीर को खींचता था और उसकी जो भी फरियाद होती थी उसको बादशाह सुनते थे और उसको फिर पूरा भी किया जाता था। शहंशाह जहांगीर के आखिरी दिनों में उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उन्होंने उसी हवाले से अफ़गानिस्तान और कश्मीर की सयाहत का इरादा किया कि शायद वहाँ जाएंगे, माहौल बदलेगा और पुरफ़िज़ा मुकामात है वहाँ पे तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो वो कश्मीर निकल गए लेकिन उनकी तबीयत में बिल्कुल फ़र्क नहीं आया और उनकी जो तबीयत ख़राब हो रही थी मज़ीद ख़राब होती गई। और फिर जब वो कश्मीर से लाहौर वापस आ रहे थे तो रास्ते में भिम्बर के मुकाम पे उनकी जो है वो वफ़ात हो गई और वहाँ से फिर जो है उनकी जो डेड बॉडी थी उसको लाहौर लाया गया क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको वहाँ पे ना दफनाया जाए, उनको बेसिकली लाहौर में दफनाया जाए। सो यू नो इट उस दौर में कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते थे और इसकी वजह से क्या होता था कि सफ़र करने में बहुत टाइम लग जाता था। तो जब वो कश्मीर से लाहौर वापस आ रहे थे तो उस दौरान काफ़ी टाइम लग गया वापस आते आते। एंड यू नो इट के जैसे ही डेड बॉडी जो है ज़्यादा दिन गुजरते हैं तो उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या हुआ कि उनकी बेगम ने, नूरजहान ने क्या किया कि उनके जिस्म का कुछ हिस्सा जो स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आंतें, उनको निकाल के उन्होंने जो गुजरात की एक स्पेसिफिक जगह है वहाँ उनको दफन किया गया। एंड इफ़ यू हैव सीन गुजरात के एपिसोड तो इसमें आपको जो है क्लियरली आइडिया हो जाएगा क्योंकि आपको मैंने वो मकबरा जो है स्पेसिफिकली दिखाया भी है और उसमें डिटेल में भी बताया। तो आप रेफरेंस के लिए उसको भी देख सकते हैं कि उनका जो कुछ हिस्सा है उसको वहाँ पे दफनाया गया और उसके बाद फिर बाकी जो डेड बॉडी है उसको लाहौर लाया गया और यहाँ पे फिर दफनाया गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि एक शायद उनका मकबरा जो है वो कश्मीर में भी मौजूद है और गुजरात में भी मौजूद है और जो उनका बेसिक मकबरा है वो लाहौर में यहाँ पे मौजूद है।
उनकी डेड बॉडी को ला के यहाँ लाहौर में रावी के करीब बाग दिलकशा में दफना दिया गया। ये जो बाग है बेसिकली उनके दोस्त ने बनवाया था, और जब उनकी शादी उनकी 20वीं और आखिरी जोजा नूर जहाँ से, तो उन्होंने इस बाग का नाम बदल के बाग दिलकशां रख दिया। सो बेसिकली जो नाम है ये नूरजहाँ ने ही रखा था, और उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ काम वगैरह भी कराया, जिस तरह से आपको मैंने सराय अकबरी भी दिखाया, और फिर यहाँ पे एक मस्जिद भी मौजूद है, वो भी मैं आपको अभी चल के दिखाती हूँ। तो जैसे ही फिर इस बाग पे थोड़ा सा काम हुआ और मज़ीद ये बाग जो है खूबसूरत हो गया, और फिर उसके बाद ये जो बाग है ये लाहौर के बागों का ताज कहलाने लगा। और यहाँ पे जो जहांगीर हैं उनका मकबरा मौजूद है, तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के मैं आपको मकबरा दिखाती हूँ। मैं इस वक्त जहांगीर मकबरे के अंदर मौजूद हूँ, जिसे नूरजहाँ ने तामीर कराया था, और शहंशाह जहांगीर की ख्वाहिश थी कि उनको इसी स्पेसिफ़िक जगह पे बेसिकली दफन किया जाए, क्योंकि ये उनका फेवरेट स्पॉट था और इनकी आरामगाह भी थी। तो उनकी वसीयत के अकॉर्डिंग उनको यहीं पे दफन किया गया। अच्छा, अगर आप उनका भी मकबरा देखें तो आपको यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग भी नज़र आएगी, और यहाँ पे जो स्टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं उसमें बेसिकली अकीक इस्तेमाल किया गया, मरजान और नीलम का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा यहाँ पे डायमंड का भी इस्तेमाल किया गया था। बहुत यहाँ पे डायमंड्स मौजूद थे, लेकिन अगर आप अभी ऊपर से देखें डोम को तो आपको बिल्कुल खाली नज़र आएगा, क्योंकि जब सिखों का दौर था राजा रंजीत सिंह का, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी कह लें कि ज्वेल्स मौजूद थे और जितने भी कीमती पत्थर मौजूद थे और डायमंड्स ख़ास तौर पे उन्होंने सारे उतरवा लिए और वो ले गए इंडिया, अमृतसर, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल जो था उन्होंने वहाँ पे उन पत्थरों का इस्तेमाल किया। सो अभी आपको ये जो है वो मज़ार आपको नज़र आ रहा होगा, और आप देख भी सकते हैं कि इस पर बेसिकली अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम जो हैं 99 सिफ़ाती नाम अस्माए हुस्ना वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको मुग़ल स्टाइल मिलेगा, विच इज़ स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन स्टाइल। और अगर आप इनका आर्किटेक्चर देखें तो क्लियरली आपको एक सिमेट्री नज़र आएगी, और जो अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा, और डोम जो है वो ऊपर आपको बना नज़र आएगा। अच्छा, इनसाइड आपको डोम नज़र आता है, लेकिन अगर आप बाहर देखें तो बाहर आपको डोम नज़र नहीं आएगा। बेसिकली इसके 4 मीनार हैं जो कि 100 फीट के हैं, और उसमें आपको 5 मंजिलें मिलती हैं, और तकरीबन 60 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के आप ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इस डोम का डिफरेंस है कि रेगुलर अगर आप बाकी टॉम्स देखें तो वहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे एक डोम नज़र आएगा, जो कि आपको यहाँ पे जहांगीर के मकबरे पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, तो वो मैं चल के आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पे कॉन्वर्सेशन से पहले और बाद का जो काम है वो डिस्प्ले किया गया। बेसिकली पहले जो ये जितनी भी जगह इस तरह से नहीं थी, थोड़ा सा जो है वो खस्ता हाल में थी, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली काम किया है, और इसको जिस तरह से ओरिजिनली मौजूद थी उस तरह से इनको बेहतर जो उनकी हालत है उसमें लेकर आए हैं। आप करीब से भी देख सकते हैं बेसिकली जिस तरह से ये एक है, ये बिफोर कंजर्वेशन आप पिक्चर देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप आफ्टर कंजर्वेशन पिक्चर देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ये ड्यूरिंग कंजर्वेशन इस तरह काम हो रहा है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे जहांगीर स्टॉम जो है उस पर किस तरह से काम हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। फिर उसके आगे जो है अगर हम थोड़ा सा आगे चल के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकबरी सराय जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया भी है कि उसको किस तरह से इन्होंने मैनेज करके बिल्कुल सही जो उसकी हालत है उसमें लेकर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संगे बदल जो है उसका काम किस तरह से हुआ है। पहले उसकी जो सिचुएशन थी ना इस तरह से, आप देखिए कहीं पे आपको टायर्स या उस तरह से नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है इधर काम हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया कि किस तरह से जब काम हो गया था तब किस तरह से दिख रहे थे। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रेड सैंडस्टोन की बात करें तो रेड सैंडस्टोन का देखिए किस तरह से उन्होंने बेहतर करके वो लास्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको नज़र आएगा कि जो रेड सैंडस्टोन है उसका काम कितना क्लियरली नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इस दरवाजे को देखें है वही स्ट्रक्चर सेम, लेकिन उसको बेहतर करके उसकी हालत में अच्छी हालत में लेकर आए हैं। सो दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर दैट यू कुड सी एट द एंड।
जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो पिक्चर्स इज़ अ मस्ट। हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो करे होते हैं लेकिन पिक्चर्स मैं साथ साथ लेती हूँ और उनको फ़ौरन से अपलोड भी करती हूँ। सो आई हैव टू अपलोड द पिक्चर्स अभी, और उसके लिए जैज़ सुपर 4G से बेहतर क्या हो सकता है। सो आई एम गोना अपलोड द पिक्चर्स राइट नाउ। मकबरा जहांगीर के अहाते में एक मस्जिद भी मौजूद है और ये उस दौर में मकबरे का एक अहम जुज़ होती थी। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मकबरा जहांगीर, जो कि मौजूद है, जो कि इसका मेन गेट है मकबरे का, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये मौजूद है। मेरे पीछे इस वक्त आसिफ खान का मकबरा मौजूद है और ये मकबरा भी मकबरा जहांगीर के अहाते के अंदर ही है और इनका असल नाम था मिर्ज़ा अबुल हसन। और बेसिकली जो नूरजहां थी उनके भाई थे और उसके अलावा बेगम मुमताज़ महल जो कि आगरा के ताज महल में दफन है, ये उनके वालिद साहब थे। आसिफ खान की ख्वाहिश थी कि जिनके दामाद हैं शाहजहां, जो कि बेगम मुमताज़ महल के हस्बैंड थे, वो चाह रहे थे कि वो अगले शहंशाह बने। लेकिन आसिफ खान की जो बहन थी नूरजहां, उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो उनके दामाद हैं शहरयार, जो कि लाडली बेगम के हस्बैंड थे, वो अगले शहंशाह बने। लेकिन इस दौरान जो है वो जीत शाहजहां की हुई और शाहजहां जो हैं अगले हुक्मरान बने। और उसके बाद क्या हुआ कि 1641 में आसिफ खान की वफ़ात होगी और फिर उनको यहाँ पर दफना दिया गया। आसिफ खान उनका मकबरा भी आपको दिखाया और उनकी जो मस्जिद थी मस्जिद भी दिखाई। और अभी जो है आई एम गोना टेक यू टू नूरजहां का टॉम्ब। और बेसिकली बात इस तरह से है कि अगर हम जहांगीर का जो मकबरा उसको विज़िट कर लें और नूरजहां का मकबरा जो उसको आज ही के दिन में विज़िट ना करें तो इनकी जो कह लें कि एक स्टोरी है ना वो इनकम्प्लीट रह जाती है, क्योंकि नूरजहां और जहांगीर जो हैं इनको आपस में बेहद मोहब्बत थी। और जो जहांगीर है ना ख़ास तौर पे उन्हें नूरजहां से बड़ी मोहब्बत थी और इनकी बाकायदा एक लव स्टोरी है। और इनको जिस तरह से उन्होंने जहांगीर ने नूरजहां को हासिल किया उसकी भी एक पूरी स्टोरी है जो कि मैं आपको वहाँ जाके सुनाऊंगी। लेकिन वैसे ऐसे कहा जाता है कि जहांगीर जो थे वो ये कहा करते थे कि मुझे एक सेर शराब और एक सेर भुना हुआ गोश्त बस ये चाहिए
और उसके अलावा बस मुझे नूरजहाँ चाहिए, इसके अलावा मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो ये उनका मोहब्बत का आलम था नूरजहाँ से। तो अभी बस नूरजहाँ टॉम में चलते हैं, चल के मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैंने सारा लाहौर खरीद लिया है, ये कहना था मुगल सल्तनत की इंतहाई ताकतवर मलिका नूरजहाँ का। मलिका नूरजहाँ तारीख के औराक पर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक और हर दौर के ख़वातीन में एक अलग हैसियत से जानी जाती हैं। मलिका नूरजहाँ 17वीं सदी में हिंदुस्तान की सबसे बाअसर खातून थीं, जिन्होंने वसी और अरीज़ मुगल सल्तनत की फरमा रवाई में तारीखी किरदार अदा किया। नूरजहाँ के मकबरे पर पहुंचते ही यहाँ पर मौजूद हरे भरे दरख्त, खूबसूरत फूल और उन फूलों पर उड़ती हुई खूबसूरत तितलियाँ आपको खुशामदीद कहती हैं। जब मियाँ गयाजुद्दीन ईरान से हिंदुस्तान आ रहे थे तो रास्ते में उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने मेहरुन्निसा रखा, जो कि थी नूरजहाँ और जो कि हिंदुस्तान की मलिका थी। उनका नाम नूरजहाँ बेसिकली जहांगीर ने रखा, जो कि उनके शौहर थे। पहले उन्होंने उनका नाम रखा नूर महल और उसके बाद उन्होंने उनका नाम रख दिया नूरजहाँ, यानी कि जहान का नूर। और जब जहांगीर का तज़किरा हो और नूरजहाँ का वहाँ पे तज़किरा लाजिम है, क्योंकि उनके बगैर उनकी जो कहानी है वो मुकम्मल नहीं होती। तो भी अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको नूरजहाँ का मकबरा दिखाती हूँ। मैं इस वक्त नूरजहाँ के मकबरे के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको इस वक्त उनकी कब्र भी नज़र आ रही होगी। अच्छा, एक कब्र जो है वो नूरजहाँ की है और जो दूसरी कब्र है वो उनकी बेटी लाडली बेगम की है। उनकी वफ़ात 68 साल की उम्र में 1645 में हुई थी और हुआ इस तरह से था कि जब वो ज़िंदा थी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही क्या किया था कि इस टॉम्ब को बना लिया था और तकरीबन इसको बनाने में कुछ 4 साल लगे थे और जो लागत आई थी दैट वाज ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम और फिर इसी के अंदर उनको दफना दिया गया था। अच्छा, अगर वैसे इसके इंटीरियर के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो इसमें जो इनका प्लेटफॉर्म है उसमें मार्बल इस्तेमाल किया गया और कब्र बनाने के लिए भी मार्बल का ही इस्तेमाल किया गया। इसमें बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट ज्वेल्स और बहुत जो कीमती पत्थर थे उनका भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि जब सिखों का दौर आया, जब राजा रणजीत सिंह का दौर आया तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन्होंने यहाँ से सारे पत्थर हटवा लिए और उसको गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर इंडिया में मौजूद है वहाँ पे लेकर जाया गया और वहाँ पे उनको इस्तेमाल किया गया उस गोल्डन टेम्पल में। सो इसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। अच्छा, ये जो नूरजहाँ टॉम्ब है बेसिकली ये उसी अहाते का, उसी जगह का हिस्सा होता था जहाँ पे जहांगीर टॉम्ब था। इट वाज कलेक्टिव एक्चुअली और ये जो पूरी जगह थी तकरीबन 400 एकड़ के करीब थी। लेकिन ब्रिटिश जब इरा आया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो इसमें से इन्होंने बेसिकली ट्रेन की जो पटरी है वो गुजार दी जहांगीर टॉम्ब के और नूरजहाँ टॉम्ब के बीच में से, तो इसकी वजह से इसकी डिवीजन होगी। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो कि मैंने आपको भी बताई है। और अभी आई हैव हर्ड कि यहाँ पे एक सुरंग भी मौजूद है, तो भी वहाँ पे चलते हैं और उसकी चल के आपको जो अंदर से डिटेल्स हैं वो दिखाती हूँ। से मैं आपको इस टॉम्ब के एक्सटीरियर के हवाले से बताती हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें बेसिकली कोई प्रॉपर मार्बल का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। रेड सैंडस्टोन जो है उसका इस्तेमाल किया गया, अनलाइक द फादर्स टॉम्ब विच इज़ एतमादुद्दौला's टॉम्ब, उसमें बेसिकली वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया। और उसके अलावा यहाँ पे जो गार्डन है दैट इज़ एक्चुअली इन पर्शियन स्टाइल और ये भी बहुत ही खूबसूरत बना है।
वक्त नूरजहां के मकबरे की छत पे मौजूद हूँ और स्पेसिफिकली ये एक चबूतरा सा बना हुआ है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ। और ऐसा कहा जाता है तारीख में कि इसको जो है रक्स के लिए उस दौर में इस्तेमाल किया जाता था। शहज़ादा जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत की शादी थी और इनकी ये मोहब्बत किस तरह से हुई मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, शहज़ादा जहांगीर जो थे उनको नूरजहां तब पसंद आई जब वो 17 साल की थी और पहली नज़र में उनको उनसे मोहब्बत हो गई। लेकिन उनके जो वालिद साहब थे अकबर आज़म, उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अली कुली ख़ान जो है उनसे उनकी शादी कर दी, जो कि उस वक्त बंगाल के बेसिकली गवर्नर थे। तो क्या हुआ कि उनकी शादी हो गई और फिर उसके बाद उनकी शादी जो है 13 साल रही और उनसे उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था लाडली खान, जो कि मैंने आपको उनके नीचे भी कब्र भी दिखाई है। उनकी माँ के साथ ही उनको दफन किया गया। तो क्या हुआ कि 13 साल के बाद जो गवर्नर अपॉइंट थे उस वक्त के बंगाल के, उनका इंतकाल हो गया और ये कहा गया कि उनका जो कत्ल है वो अली कुली ख़ान ने किया। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि बंगाल के जो लोग थे उन्होंने अली कुली ख़ान को कत्ल कर दिया। और एक और कह लें कि रवायत है, उसमें ये कहा जाता है कि बेसिकली ये जो चीज़ थी सारी की सारी प्लान्ड थी और ये शहज़ादा जहांगीर ने किया था सिर्फ नूरजहां को पाने के लिए। अब वी डू नॉट नो विच स्टोरी इज़ ट्रू बट एक्चुअली इट वाज अ लव स्टोरी, सो दिस वाज द होल थिंग। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उनकी शादी जो है वो नूरजहां से हो गई और अल्टीमेटली फिर ये उनका मकबरा है जहाँ पे वो अभी दफन है। अगर आप नूरजहां के मकबरे की छत पे खड़े हो तो यहाँ से आपको आसिफ जहां का मकबरा जो है वो क्लियरली नजर आता है, जो कि आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ही पीछे जाएं तो आपको जहांगीर का जो मकबरा है वो भी क्लियरली नजर आता है। जब आप नूरजहां के मकबरे की तरफ आते हैं तो उसके राइट साइड पे आपको एक नीचे को जाता हुआ रास्ता नज़र आता है, विच इज़ दिस वन। तो अभी नीचे चलते हैं और नीचे आई हैव हर्ड के कुछ सुरंगें मौजूद हैं, तो उनको चल के देखते हैं। मैं इस वक्त नूरजहां के मकबरे के तय खाने में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बाउंड्री सी लगी हुई है। और कहा यह जाता है कि पहले जो उनका ताबूत था, उनकी जो कब्र थी वो यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन जब राजा रंजीत सिंह का दौर आया तो उन्होंने क्या किया कि उन पे जितने भी ज्वेल्स थे, जितने भी उनके जेवरात थे, जितने भी कीमती मोती थे, उनको निकाल लिया गया और ताबूत को फिर ऊपर लटका दिया गया। लेकिन वी नॉट श्योर एक्चुअली कि यहाँ पर उनका ताबूत था कि ऊपर जो आपको कब्रें दिखाई है वहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है। सो दिस इज़ नॉट क्लियर। और ये आपको इसकी एंट्रेंस में नज़र आ रही हो कि बहुत छोटी बनाई गई है। छोटी इसलिए बनाई गई है कि जो भी यहाँ से गुजरे एहतरामन जो है वो झुक के गुजरे, दानिस्तन इसको ऐसा बनाया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 3 जो हैं वो रोशनदान नज़र आते हैं और उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ से रोशनी भी आती है, वेंटिलेशन का जो है वो भी प्रॉपर सिस्टम है। और रोशनी इस तरह से आती है कि सूरज की जो पहली किरण है उससे लेकर सूरज जो है गुरूब होने तक थ्रू आउट जो है जितनी भी रोशनी रात ढलने तक यहाँ अंदर आती है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये नीचे का हिस्सा जो कि मैंने आपको दिखाया और जो सुरंग का मैंने सुना था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ रोशनदान जो है वो मौजूद है। नूरजहां बहुत ही ताकतवर खातून थी, उन्हें हंटिंग का भी बहुत शौक था। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पे बहुत सारे जानवरों का एक साथ शिकार किया करती थी। उन्हें पोलो खेलने का भी बहुत शौक था और उसके साथ साथ उन्हें इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी बहुत शौक था। और इसका अंदाज़ा जो है वो आप जहांगीर के मकबरे से और उनके वालिद साहब एतमादुद्दौला के मकबरे से भी कर सकते हैं। ये था नूरजहां का मकबरा और जहांगीर का मकबरा जो कि मैंने आपको दिखाया और उसके साथ साथ उनकी मोहब्बत भरी दास्तान भी आपको सुनाई। सो आई होप दैट यू गाइस हैव एंजॉयड इट। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक अगली जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।